हेलो बच्चों। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। ठीक है, तो होगा क्या बेटा, मान लो अपने पास में कोई डिस्क है, कोई चार्ज डिस्क है ऐसे, ये कोई चार्ज डिस्क है और इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट से सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द डिस्क इज सिग्मा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, तो बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी चार्ज पर यूनिट एरिया। लेट्स से सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द डिस्क इज सिग्मा एंड दिस इज द चार्ज पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया पर जितना चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसके इस डिस्क की रेडियस जो है लेट कर ली r है, लेट से रेडियस ऑफ द डिस्क इज r, और इसके सेंटर से बेटा x डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इसके सेंटर से बेटा x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या होगा समझो। तो इस पॉइंट पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अगर अपन लोग देखें तो क्या आएगा समझो। मैंने मान लिया कि यहां पर निकालने का एक तरीका जो है, क्या प्लान है अपना, तो एक प्लान समझ में आ रहा है इसमें कि अगर मैं इस डिस्क की बात करूं तो ये जो डिस्क है वो छोटी छोटी रिंग से मिलकर बनी है। एक देखो रिंग यहां पर होगी, फिर इससे बड़ी रिंग, फिर इससे बड़ी रिंग, फिर इससे बड़ी रिंग, फिर इससे बड़ी रिंग। तो अगर अपन लोग कोई एक एलिमेंटल रिंग ले लें और उसकी वजह से एक्सिस पर, एलिमेंटल रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ले जाए, और कर तो लिया ही था पहले ही, इससे प्रीवियस लेक्चर में यही किया था। फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, बहुत सारी रिंग बनी होगी तो उनको इंटीग्रेट कर दिया जाए, आंसर आ जाएगा। तो बस यही आइडिया देखते हैं ध्यान से। तो क्या करेंगे बेटा, यहां पर एक कोई ऐसे एलिमेंटल रिंग है, ये कोई मान ली मैंने एक एलिमेंटल रिंग, ये सॉरी 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 मैंने यहां पर कोई एक एलिमेंटल रिंग मान ली ऐसे। यार ये कोई एलिमेंटल रिंग हो गई, ये डिस्टेंस है बेटा x पूरी, और रिंग की रेडियस कितनी थी, वो डिस्क की रेडियस है कैपिटल R। इस एलिमेंटल रिंग की अगर बेटा बात की जाए तो मैंने लेट कर लिया कि ये जो एलिमेंटल रिंग है वो सेंटर से बाई डिस्टेंस दूर है। कितनी डिस्टेंस दूर है बालक, बाई, और जिसकी विड्थ कितनी है बेटा dy। इस रिंग की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। यार अगर ये x है और ये वैल्यू y है तो मेरे बच्चे कहेंगे सर ये वैल्यू तो हो गई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस एलिमेंटल रिंग की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो एक छोटा सा एलिमेंटल पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और वो बच्चे कहेंगे सर ये तो आएगा अपने पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस रिंग के ऊपर चार्ज एंड चार्ज ऑन दिस रिंग इज सिग्मा एरिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू एरिया ऑफ दिस रिंग। भाई चार्ज पर यूनिट लेंथ से इसका एरिया मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा इसका एरिया क्या होगा भाई, देखो इस पर चार्ज होगा वो छोटा सा चार्ज मैंने लेट कर लिया dq है, और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, चार्ज पर यूनिट एरिया यानी सिग्मा चार्ज डेंसिटी इनटू इस रिंग का एरिया। अब इस रिंग का एरिया बेटा कितना होगा, बच्चे कहेंगे सर इससे अगर रिंग का एरिया निकालना तो इसको ऐसे कट करो और कट करने के बाद ऐसे फैला दो। भाई कट किया ऐसे रिंग को, यहां से ऐसे कट किया, कट करने के बाद पूरा मोड़ा ऐसे फैला दिया, तो ये तो हो गई लेंथ, और लेंथ कितनी होगी
2 पाई बाई इसकी सर्कुम्फरेंस के बराबर और विड्थ हो गई इसकी dy। तो किसी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, वो होता है बेटा 2 पाई बाई dy। तो बस इसका एरिया आ गया अपने पास में कितना, 2 पाई बाई टाइम्स ऑफ dy। ये आ गया इस पर चार्ज के ऊपर। तो चार्ज कितना होना चाहिए बेटा, सिग्मा इंटू 2 पाई बाई dy। ये तो हो गया q, dq इंटू एक्स होता था, dq इंटू एक्स, एक्स मतलब ये वाली डिस्टेंस यानी x लिखा, अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। यही तो होता था फॉर्मूला, याद है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। बच्चे कहीं बाई क्यों बेटा, अब आर थोड़ी ना रेडियस है, ये तो वाई है इसकी रेडियस, ये बन गया। अब क्या करें भाई, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल बेटा एक्स नहीं है, एक्स तो कांस्टेंट है, वेरिएबल तो बाई है। तो डी ई की वैल्यू कितनी आ गई, डी ई की वैल्यू आ गई अपने पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई इंटू सिग्मा इंटू एक्स बाई डी वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। इंटीग्रेट कर दो इसे, अगर अपन लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान देना, डी ई इंटीग्रेट किया, इधर भी इंटीग्रेट कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E इक्वल टू 2 से ये 2 कैंसिल, पाई से ये पाई कैंसिल, कितना बचा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स बाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। यार इसका इंटीग्रेशन अपन लोग पहले भी देख चुके थे, अगर याद हो, एक बार और मैं बता दे रहा हूँ उसका तरीका कि इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बेटा इसको क्या लेट करेंगे बेटा, t यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया बेटा t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, कितना आ जाएगा 2 बाई डी वाई इक्वल टू डी टी, यानी बाई डी वाई की वैल्यू dt/2 हो गई। तो बाई डी वाई की वैल्यू तो होगी dt/2 यानी 1/2, और ये बन गया t की पावर 3/2 ऊपर पहुंचेगा -3/2, -3/2 का अगर इंटीग्रेशन बेटा करोगे तो माइनस का 1/2 यानी -2 सामने, और ये आ गया √2। तो 2 से तो ये 2 कैंसिल, यानी माइनस का 1 माइनस का √t। इसका इंटीग्रेशन बेटा कितना आ जाएगा, माइनस का √t, t का मतलब ये वाली वैल्यू, यानी माइनस का अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गई t की पावर -1/2, सॉरी माइनस का 1 माइनस का 1/√t, तो माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लिमिट बेटा कहां से कहां तक लगानी, तो बच्चों से अगर लिमिट पूछेंगे तो लिमिट कहां से लगेगी, लिमिट लगेगी 0 से लेकर के r तक। तो लिमिट लग गई भाई 0 से r तक, ये लिमिट हो गई, यहां तक भी बात कोई दिक्कत नहीं। सो ई आ गया अपने पास में, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ एक्स, अपर लिमिट यानी एक्स बाई की जगह, अपर लिमिट बाई बाई को कर रहे हैं ना, बाई की जगह r, यानी कि माइनस का 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट बाई की जगह 0, यानी माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में एक्स। तो क्या बन जाएगा भाई, ई की वैल्यू तो आ गई अपने पास में, ई इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ एक्स 1/x माइनस 1/, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस x का अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना बन जाएगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा अपने पास में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता है किसी चार्ज डिस्क की वजह से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अगर मान लो चार्ज डिस्क नहीं है, कोई इनफाइनाइट लार्ज प्लेट है जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, अब उसकी वजह से अपन लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड प्लेट
कोई इनफाइनाइट चार्ज प्लेट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपन लोग को फाइंड आउट करना है। ऐसे ये इनफाइनाइट लेंथ की कोई चार्ज प्लेट है जिस पर चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, चार्ज डेंसिटी इसकी लेट से सिग्मा है। अब इसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। मैंने मान लिया कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से बताओ पॉइंट पी पर। अब इस पॉइंट पर अगर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना तो अपने पास में बेटा एक आइडिया है। आइडिया ये कि तो बहुत बड़ी प्लेट है, बहुत बड़ी प्लेट है, तो अपन लोग क्या मान के चलें, ये बड़ी प्लेट है तो रिंग बना लेते हैं यार। एक रिंग, फिर एक और रिंग, फिर एक और रिंग, फिर एक और रिंग, फिर एक और रिंग, ऐसे इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स बनेगी। और रिंग की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता थी कैसे निकालते थे। तो यार ये प्लान अच्छा है कि अपन लोग यहां पर एक एलिमेंटल रिंग मान लेते हैं ऐसे। ऐसे कोई एक एलिमेंटल रिंग बना ली जिसकी रेडियस हो गई बाई और विड्थ हो गई डी बाई। ऐसे कोई एलिमेंटल रिंग है। अब इस एलिमेंटल रिंग की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और ये पॉइंट पी मैंने लेट से मान लिया एक्स डिस्टेंस पर। यार पता था इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो बच्चे बोले सर बहुत बड़ी बात तो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से तो आता था 1/4 क्यू इंटू एक्स। क्यू मतलब यहाँ पर चार्ज। और फिर से मैं वही बच्चों से बात करूंगा कि यहाँ पर चार्ज कितना होना चाहिए, तो बच्चे बोलेंगे कि सर इस पर चार्ज मान लो छोटा सा डी क्यू, और उसकी वैल्यू क्या होगी, चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू इसका एरिया, तो इसका एरिया तो 2π/d/। यानी डी क्यू की जगह यहाँ क्या लिखना चाहिए, डी क्यू की जगह तो हो जाएगा सिग्मा इंटू 2π/d/। अपॉन क्या होता था बेटा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स, और होता तो यहाँ एक्स लिख दिया, और आर स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर मतलब यहाँ पर कितना बेटा, वाई स्क्वायर की पावर 3/2, ये लिख दिया। सो ई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बच्चे बोलेंगे सर ई नेट तो आ जाएगा इस बार में अपना कितना, पाई से तो ये पाई कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो बचा सिग्मा अपॉन में 2ε0 टाइम्स ऑफ एक्स बाई डी वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की पावर 3/2। ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है। टोटल अगर निकालना है तो क्या काम करना पड़ेगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन। अब लिमिट कहां से लगाएं भाई, लिमिट अब देखो जीरो से लगाओगे, आर तक नहीं है, ये तो इनफाइनाइट है, तो जीरो से लेकर के कहां तक, बहुत दूर तक फैली हुई है, तो जीरो से लेकर के अपन लोग लगा देंगे इन्फिनिटी तक लिमिट, तो इसकी लिमिट हो जाएगी जीरो से इन्फिनिटी। अब मेरे ख्याल से बच्चा ये वाला इंटीग्रेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं बार बार, ठीक है, इस वाले इंटीग्रेशन को बताने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं पहले बता चुका था। कितना आया था जरा बताते हैं, इसका इंटीग्रेशन तो आया था, ई नेट जो आएगा इसका इंटीग्रेशन तो आया था सिग्मा अपॉन 2ε0, ऐसे ही लिख दोगे, एक्स ऐसे ही लिख दोगे, और इसका इंटीग्रेशन माइनस का 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिमिट जीरो से इनफाइनाइट। पहले यहां अपर लिमिट, बाद में लोअर लिमिट, यानी ई नेट की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2ε0 टाइम्स ऑफ एक्स, एक्स बाई की जगह इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, माइनस इसकी जगह फिर से बाई की जगह जीरो, यानी कि माइनस का 1/x, माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से जो आएगा, किसी इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा अपॉन में 2ε0। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, चाहे यहां पर निकालो, चाहे यहां 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 निकालो, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही रहेगा, x के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एक बच्चा बोले कि सर आपने रिंग से ऐसे इसे बना लिया, और कोई प्लान नहीं हो सकता भाई, रिंग रिंग ऐसे मान रहे हैं। एक प्लान और है, अपन लोग लीनियर चार्ज पढ़े थे, तो लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, तो उसकी वजह से भी यहां पर हम लोग निकाल सकते हैं, किसी लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कैलकुलेट किया जाता था, तो निकाल सकते हैं। समझो क्या होना चाहिए, ध्यान देना।
अगर अपन लोग कोई एक लीनियर चार्ज मानते हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो एक और प्लान है इसे कैलकुलेट करने का, प्यारा सा देखो कैसा। मान लेते हैं कि ये अपने पास में इनफाइनाइट प्लेन शीट है ऐसे, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, और ये पॉइंट यहां से r डिस्टेंस पे लेट से इसके सेंटर से इनफाइनाइट है, मैंने मान लिया यहां से ये पॉइंट r डिस्टेंस पर। इधर अपन लोग एक और, सॉरी मैं थोड़ा डायग्राम क्लियर करता हूं, अच्छा सा बनाता हूं जिससे बातें समझ में आ जाए और आसानी इसकी ज्योमेट्री समझ में आ जाए। ध्यान रखना, ऐसे करके मैंने कोई प्लेन शीट बनाई, ये ऐसे, ये प्लेन शीट है, यहां पर अपन लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, यहां पर इससे r डिस्टेंस पर। इधर मैंने एक कोई लाइन चार्ज ले लिया या कोई एरिया छोटा सा चूज कर लिया इससे, जिसकी इससे जो डिस्टेंस है बेटा वो है x। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो होगा ऐसे छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड DE। अगर ये एंगल थीटा है बेटा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और इसके बनेंगे दो कंपोनेंट। भाई ऐसे है, ये प्लेन शीट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसके बने दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर, यानी एक ऐसे एक ये परपेंडिकुलर है, वो वाला भी परपेंडिकुलर है। तो ये वाला बन गया बेटा DE cos थीटा, और ये वाला बन जाएगा DE sin थीटा। ऐसे ही इधर भी एक लाइन होगी, उसकी वजह से भी बनेगा इस पॉइंट पर, ऐसा करके एक इधर लाइन है एक इधर लाइन है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड गया तो एक DE cos थीटा और एक DE sin थीटा। sin थीटा वाले तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो जो नेट फील्ड आएगा वो तो बेटा DE cos थीटा की वजह से आएगा, यानी यहां पर जो नेट फील्ड आएगा E नेट, वो मैं सारे DE cos थीटा को अगर इंटीग्रेट कर दूं काम बन जाएगा, सबको जोड़ दूं कोई दिक्कत नहीं। यहां से यहां तक की वैल्यू क्या होगी, बच्चा चीक करके बोलेगा सर ये तो हो गई x² प्लस r²। ठीक है, तो इस लाइन की वजह से, इस लाइन ये जो अपने पास में यहां पर जो चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आना चाहिए। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आएगा किसी भी सिमेट्रिकल ऐसे कोई पॉइंट हो गया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन में यहां से यहां तक की डिस्टेंस। ठीक है, कितना होता था बेटा, वो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा, इनफाइनाइट सीट की वजह से बता रहा हूं कितना आता था, अपॉन में r स्मॉल r या जो भी थी डिस्टेंस, और वो कितनी हो गई √x² प्लस r², ये डिस्टेंस, ये और ये टर्म कैंसिल, ये आ गया। ये सारी बातें तो बता चुका था ना, इनफाइनाइट लीनियर उसकी वजह से कितना आता था। लेकिन यहां इसकी पूरी चार्ज डेंसिटी तो बेटा सिग्मा है, तो लैम्डा को सिग्मा के टर्म में कैसे लिखें, लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे समझो, अपन लोग अगर लिखना चाहते हैं तो सिग्मा बेटा क्या होता है भाई, ये इसकी विड्थ मैंने dx लेट कर ली। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ये लेंथ मैंने l लेट कर ली, और एरिया इसका क्या हो गया L इंटू dx। तो Q/L क्या है बेटा, तो एक बच्चा बोलेगा कि सर ये Q/L जो है वो तो चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी लैम्डा थी, तो सिग्मा इक्वल टू लैम्डा बाई dx। सो लैम्डा इज व्हाट, सिग्मा dx। इस लैम्डा की जगह अपन लोग यहाँ सिग्मा dx लिख देंगे, तो इसकी जगह आ जाएगा लैम्डा की जगह सिग्मा इंटू dx अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट √r² प्लस x² इंटू cos थीटा, सॉरी
एंड cos थीटा इज व्हाट, cos थीटा होगा बेटा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस इज r एंड हाइपोटेनस इज अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी r अपॉन में हाइपोटेनस अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या बना, ये हो गया अपने पास में, देखो जो भी कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, कितने बाहर आ जाएंगे, सिग्मा बाहर, r बाहर, अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और मेरे ख्याल से ये इंटीग्रेशन बेटा बच्चे जानते हैं कि ये जो होता था इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये होता था पर अगर ऐसे दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx, तो ये वैल्यू होती 1 अपॉन में a tan इनवर्स एक्स वाई है। तो इधर क्या दिया बेटा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, बच्चे बोलेंगे कि सर इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा ये सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r 1 अपॉन r tan इनवर्स एक्स वाई r। अब बात आती है लिमिट की, कि लिमिट कहां से कहां तक लगाई जाए। तो बेटा इसकी जो लिमिट लगेगी, इसके इस तरफ माइनस इनफाइनाइट और इसके इस तरफ क्या होगा प्लस इनफाइनाइट, तो लिमिट तो लगनी है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, यानी ये वैल्यू आ जाएगी r से तो r कैंसिल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट। tan इनवर्स इनफाइनाइट किसकी वैल्यू होती है बेटा, पाई की, tan पाई की वैल्यू इन्फिनिटी होती है ना, तो ये हो गया सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बन गया पाई, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पाई, यानी ये वैल्यू क्या बन गई बेटा, सॉरी पाई बाई 2, ये भी पाई बाई 2, कितना हो गया बेटा पाई बाई 2 पाई बाई 2, पाई पाई से पाई कैंसिल, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अपने पास में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात बच्चों को समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ध्यान देते एक बात और, मान लो कि मुझे फाइंड आउट करनी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर किसी चार्ज डिस्क है, कोई चार्ज डिस्क है, ये कोई चार्ज डिस्क है, अब इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, सेंटर पर मतलब सेंटर से जस्ट बाहर, सेंटर का मतलब है सेंटर से जस्ट बाहर कोई पॉइंट होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो चार्ज डिस्क की वजह से एक्स डिस्टेंस पर बेटा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, तो एक बच्चा बोलेगा कि सर एक्स डिस्टेंस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी E इक्वल टू 1 और सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये एक्स डिस्टेंस पर होती थी। अब पूछा जाए कि इसके ये जो चार्ज डिस्क है उसके सेंटर के जस्ट बाहर पॉइंट पर कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके जस्ट बाहर पॉइंट कितनी होनी चाहिए, मैं एक्स की जगह क्या लिख दूं यहां पर 0, भाई जस्ट बाहर पर आ गए, बिल्कुल छोटा पॉइंट है, एक्स की जगह 0 लिख दी, तो E की वैल्यू कितनी आ गई बाहर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बेटा इसके अंदर तो चार्ज जो है वो डिस्क है, डिस्क में अंदर कहीं जाओगे तब क्या होगा, अंदर जाओगे तो इधर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इधर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, भाई अंदर अगर डिस्क में अंदर कहीं किसी पॉइंट पहुंचे तो एक इधर दोनों तरफ चार्ज फैला होगा ना डिस्क में उसके थिकनेस की वजह से, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा 0। तो अंदर किसी पॉइंट पर, इसके अंदर सेंटर पर अगर देखेंगे तो सेंटर में इनसाइड द डिस्क इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0, इनसाइड द डिस्क, ये पॉइंट है बेटा नोट कर लेना, इनसाइड द डिस्क इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, E नेट होगा 0, एंड आउटसाइड जस्ट आउटसाइड द डिस्क एंड जस्ट आउटसाइड द डिस्क सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई अंदर तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे ना, भाई रिंग से ही तो बना रहे थे एलिमेंटल रिंग, तो उनकी वजह से तो 0 हो जाता था, तो अंदर किसी पॉइंट पर तो इनसाइड द डिस्क 0 होगा, लेकिन जस्ट आउटसाइड कितना होगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन होना भी चाहिए। भाई अगर ये पॉइंट जो है इससे जस्ट बाहर है तो ये डिस्क पता है इसकी रेडियस जो है वो एक्स के कंपैरिजन बहुत बड़ी है, तो ये डिस्क किसकी तरह बिहेव कर रही होगी, लार्ज प्लेट की तरह बिहेव कर रही हो। लार्ज प्लेट पर
लार्ज प्लेट किसी भी पॉइंट लार्ज प्लेट अगर होती थी उसके कहीं पर भी एक्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता था, उसके बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो इतना ही आता था, तो इसीलिए ऐसा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये बात बच्चों को समझ में आ गई। चलो आगे निकालते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हेमी हॉलो हेमी कप। ठीक है, कोई एक हॉलो हेमी कप है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड हॉलो हेमी कप। चार्ज्ड हॉलो हेमी कैप मान लो, कप मान लो, कुछ भी, चलो ये रही। ऐसे, और इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। चार्ज बेटा कहां होगा, चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके एरिया पर, ऐसे। अब इसके अगर सेंटर पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना तो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं भाई। इसके सेंटर पर अगर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो एक प्लान है फिर से। अगर ये हेमिस्फेरिकल कैप है तो ये बना होगा एक रिंग, फिर रिंग, फिर रिंग, फिर रिंग, फिर रिंग, वेरिएबल रेडियस की रिंग्स ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ती चली जा रही। देखो यहां पर ये रिंग हो गई, ऐसे एक रिंग हो गई। चारों तरफ ऐसे घूमी होगी, और इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आएगी समझो, इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आएगा, ये तो इसके लिए एक्सियल पॉइंट हो गया ना। ये डिस्टेंस लेट कर ली मैंने बाई, और हेमीस्फीयर की रेडियस कितनी आर, एंड चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। ये चार्ज डेंसिटी मैंने लेट कर लिया कि यहां से ये जो एंगल बन रहा है, ये जो रिंग एंगल बना रही है वो बना रही थीटा, ये एंगल है थीटा। तो ये चिन्ना सा छोटू सा जो एंगल होगा वो होगा डी थीटा, और ये वैल्यू तो मेरे ख्याल से बच्चे कहेंगे सर ये तो हो गई आर डी थीटा। कितनी हो गई, आर डी थीटा। अब इतने पर चार्ज मैंने लेट कर लिया, कितना डी क्यू है। तो किसी भी रिंग की वजह से एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया करता था, तो एक बच्चा बोले सर ये तो वैल्यू आती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका चार्ज, यहां पर चार्ज डी क्यू इंटू एक्स, एक्स मतलब ये वाली डिस्टेंस हो, ये वाई लेट कर ले तो डी क्यू इंटू वाई, डी क्यू इंटू वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ इस रिंग की रेडियस, लेट से आर, स्मॉल आर, यानी आर स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की पावर 3/2, ये बना। कोई बात नहीं यार। सो डी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डी क्यू मतलब इसके ऊपर चार्ज, और इसके ऊपर चार्ज बेटा कितना होगा, इसके ऊपर अगर चार्ज देखेंगे, ध्यान देना बेटा, पूरे एरिया, इस रिंग का जो एरिया है वो तो है 2 पाई आर स्क्वायर, और उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। तो इतने एरिया पर चार्ज कितना होगा। तो बच्चे बोलेंगे सर इसका एरिया, रिंग का एरिया कैसे निकाले, रिंग का एरिया रिंग की रेडियस यानी 2 पाई आर इंटू इसकी थिकनेस, इसकी थिकनेस कितनी है आर डी थीटा। उसमें अगर मैं सिग्मा का मल्टीप्लाई करूं, इस पर चार्ज आ जाएगा डी क्यू। कोई दिक्कत नहीं, चलो लिख लेते हैं। कितना आ जाना चाहिए, डी क्यू की जगह आ जाएगा 2 पाई स्मॉल आर
2 पाई स्मॉल आर इंटू आर डी थीटा इंटू सिग्मा अपॉन में आर स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की पावर 3/2। अब बात आ रही आर और बाई कितने हैं। यार बहुत आसान सी बात है, अगर ये पूरी रेडियस है आर, ये एंगल है थीटा, तो बाई की वैल्यू तो हो जाएगी यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी आर कॉस थीटा, और स्मॉल आर की तो वैल्यू हो जाएगी आर साइन थीटा। यही तो होगा इस ट्रायंगल में। तो यार वैल्यू लिख देते हैं, क्या आ जाएगी डी ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 2 पाई स्मॉल आर की जगह क्या लिखोगे बेटा आर साइन थीटा इंटू आर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो गया डी थीटा अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर का मतलब स्मॉल आर की वैल्यू बेटा कितनी, स्मॉल आर की तो वैल्यू है आर साइन थीटा, यानी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। अब यहां से आर स्क्वायर बाहर कॉमन भी ले लोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा 1, और ये बच जाएगा आर क्यूब। तो क्या आ जाएगा डी ई की वैल्यू तो आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा अपॉन ये वैल्यू बची आर क्यूब। भाई आर स्क्वायर बाहर कॉमन लिया, अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू क्या हो गई 1, बाहर कॉमन लोगे आर क्यूब बचे क्योंकि पावर 3/2 है। इस आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, 2 पाई से ये टर्म कैंसिल, 2 बचा यहाँ पर, तो डी ई की तो वैल्यू आ गई कितनी बेटा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आर, और ये हो गया साइन थीटा डी थीटा। टोटल निकालना है तो बेटा क्या कर देंगे इंटीग्रेट। लिमिट कहां से कहां तक लगानी है थीटा की, देखो इस तरफ जा रहे हैं तो बेटा -π/2 और इधर जा रहे हैं प्लस का पाई, थीटा पूरा यहां से यहां तक π/2 जाएगा। तो लिमिट कहां से कहां तक लेकर के चलनी है भाई, लिमिट लेकर के चलनी। अच्छा इस तरफ क्यों बेटा, ये पूरी रिंग तो दोनों तरफ फैली हुई, तो 0 से लेकर के कहां तक लिमिट रहेगी π/2 तक, तो लिमिट 0 से π/2 तक। मेरे बच्चे बोलेंगे सर साइन थीटा का तो इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है, पता है अपन लोग को कॉस थीटा है, तो ये वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ आर, और ये हो गया कॉस थीटा, लिमिट लगा दी 0 से π/2 तक की इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। अपर लिमिट तो अपर लिमिट हो जाएगी माइनस का कॉस π/2 माइनस लोअर लिमिट माइनस का कॉस 0, यानी E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ आर, कॉस π/2 की वैल्यू तो 0 और ये प्लस का 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर अपन लोग को पता लग गया कितना होना चाहिए सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ आर, ये वैल्यू आ गई। तो सॉरी कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ बेटा, स्मॉल आर की वैल्यू रखिए कितनी है आर साइन थीटा इंटू आर 2 है, डी क्यू इंटू एक्स, एक्स मतलब बाई, सॉरी ब्लंडर, सॉरी बेटा यहां पर बाई की वैल्यू नहीं लगाने रखी, और बाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, बाई की तो वैल्यू थी आर कॉस थीटा, ब्लंडर हो गया। चलो हटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, इंटीग्रेशन ही तो करना है। तो ये आ जाएगा अपने पास में डी ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 2 पाई, आर की जगह बेटा क्या लिखो, देखो पाई से तो पाई कैंसिल कर दिया, इस स्मॉल आर की जगह क्या लिखोगे, इस स्मॉल आर की जगह लिखोगे आर, स्मॉल आर की जगह आर साइन थीटा इनटू ये वाला आर है और आर कॉस थीटा साथ में डी थीटा, ये डी थीटा अपॉन में ये वैल्यू क्या हो जाएगी आर स्क्वायर, आर की जगह आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई की जगह की
की पावर 3/2। तो ये डी ई की वैल्यू आ गई बेटा अपने पास में कितनी, सिग्मा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट आर 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 कितना हो गया बेटा आर क्यूब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा अपॉन ये वाली बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ आर स्क्वायर कॉमन लोगे बाहर आर क्यूब हो जाएगा और ये वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ बचा आर क्यूब डी थीटा। ये टर्म कैंसिल। अब इंटीग्रेट कर दो, लिमिट वही 0 से लेकर के π/2 तक। बेटा साइन थीटा बाई 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो मेरा बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पर केवल 1/2 सामने आ जाएगा, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। तो ये हो जाएगा अपने पास में E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट, ये जो 2 मल्टीप्लाई में तो बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 बाहर हो गया, साइन थीटा की जगह आ गया माइनस का कॉस 2 थीटा, लिमिट 0 से π/2 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आ जाएगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट 1/2 अपर लिमिट यानी माइनस कॉस 2 थीटा की जगह π/2 माइनस माइनस प्लस कॉस 0 हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल, कॉस पाई की वैल्यू -1 माइनस माइनस +1 यानी 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो E की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2 और अंदर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट बच्चों को याद रखना कि हेमिस्फेरिकल अगर कोई अपने पास में कैप है चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए। कुछ बच्चों को दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर ऐसे ही कोई कंडक्टिंग, मान लिया कि कंडक्टिंग हेमिस्फेरिकल सेल नहीं है, अगर मान लो हेमिस्फीयर है तो कितना होगा, तो बेटा कंडक्टिंग हेमिस्फीयर होता है तो चार्ज हमेशा सरफेस पर ही रहने की कोशिश करता है, तो वो बात एक ही है, ठीक है। क्यों रहने की कोशिश करता है अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। होता क्या है ध्यान दो, अगर कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है मान लो, इस कंडक्टर पर अगर मैंने एक्सेस में चार्ज यहां पर उठा करके ऐसे कहीं से लाया, ऐसे रख दिया, वैसे ला नहीं सकते चार्ज को ऐसे, लेकिन मैंने मान लिया एक्सेस में कोई चार्ज यहां पर है अगर कंडक्टर, तो अगर मान लो कंडक्टर में यहां पर चार्ज है बेटा, तो इन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस तो बहुत कम होगी और इनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बेटा वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर होती है, चार्ज के बीच की, मास के बीच की। तो अगर इनके बीच की डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा हुई, और पोटेंशियल एनर्जी अगर ज्यादा हुई तो ये किस में होंगे बेटा, अनस्टेबिलिटी में होंगे, और कोई भी चीज अनस्टेबल रहना ही नहीं चाहेगी, क्या चाहेगी कि स्टेबल हो जाए, तो अब ये स्टेबिलिटी की तरफ भागेगी, यानी ये चार्ज यहाँ रुकेगा ही नहीं, पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, सरफेस पर। क्यों, जैसे ये सरफेस पर पहुंचे तो इनके बीच की डिस्टेंस अब बढ़ गई है, मैक्सिमम हो गई, और जैसे ही डिस्टेंस बढ़ गई तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई बेटा, मिनिमाइज, और जहां पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है वहां पर तो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि टू मेंटेन देयर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन चार्ज स्प्रेड्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। तो हमेशा सरफेस पर ही रहेगा, और सरफेस पर वहां पर अगर मान लो मैं ऐसे फेंक भी देता किसी कंडक्टर में तो सरफेस पर इतना हो जाता, हाँ नॉन कंडक्टिंग होता तो बात अलग थी, ठीक है। चलो, तो पहले तो अपन लोग अभी स्फीयर की वजह से, नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग स्फीयर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये सारी चीजें देखेंगे। स्फेरिकल सेल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, बाहर अंदर किसी पॉइंट पर कितना आएगा, इनके ग्राफ्स, ये सारी चीजें क्या होंगी वो देखेंगे। तब तक